हेलो एस्पायरेंट्स, 17 मार्च की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 10 न्यूज आइटम पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम परसेंट ऑफ जीडीपी। तो अभी ये ड्राफ्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो थी 2017 को, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, तो अब ये इफेक्टिव होगी। तो इसके अंदर अब जो नॉर्म सामने आए हैं वो ये है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि वो हेल्थ स्पेंडिंग इंक्रीज करेगी 2.5% ऑफ जीडीपी तक। तो ये टाइम बाउंड मैनर में धीरे धीरे किया जाएगा टाइम फ्रेम में। और टारगेट्स भी उन्होंने सेट किए कि हेल्थ केयर कैसे अचीव करना है, उन्होंने टारगेट्स रखे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मटरनल मोर्टालिटी रेट के लिए, वो भी हम देखेंगे। लेकिन क्रिटिक्स इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इसमें हेल्थ केयर को राइट नहीं दिया गया है। तो जो ड्राफ्ट पॉलिसी थी उसमें ये प्रोविजन था कि हेल्थ केयर इज गारंटीड एज अ राइट, बट इसमें वो नहीं है। तो कोई लीगल बैकिंग नहीं है, मतलब अगर राइट्स ये जो प्रोविजंस कर रहे हैं कि प्रोवाइड करेंगे हेल्थ केयर फैसिलिटीज, अगर गवर्नमेंट नहीं कर पाती है तो कोई लीगल बैकिंग नहीं है। तो तब तक वो कह रहे हैं कि अश्योरेंसेस खोखले है। इट्स कॉल्ड गारंटिंग हेल्थ नहीं है जब तक, तो इट्स एम्प्टी अश्योरेंस। तो गारंटी कब आएगी? जब लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे कि आप नहीं दे रहे हो तो गवर्नमेंट को हम कोर्ट में लेके जा सकते हैं, ऐसे प्रोविजंस हो गए तो हेल्थ केयर अश्योर्ड हो। तो ऐसे दिया गया है, जैसे राइट टू एम्प्लॉयमेंट भी एक राइट दिया गया अंडर MGNREG, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, कि हर एक को एम्प्लॉयमेंट गारंटीड है। तो वैसे यहाँ हेल्थ में प्रोविजंस नहीं है। ऑफ कोर्स देयर आर कंस्ट्रेंट्स, मॉनेटरी कंस्ट्रेंट्स है, इसीलिए ये नहीं दिया जाता है, पर एटलीस्ट स्टेप्स लेने चाहिए इन दैट डायरेक्शन, बिकॉज यू कांट से मनी इज अ कंस्ट्रेंट। तो जब गवर्नमेंट इतना फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, टू मेजर प्रोविजंस व्हिच शुड बी देयर आर हेल्थ एंड एजुकेशन। अगर हेल्थ और एजुकेशन पे गवर्नमेंट स्पेंड नहीं करेगी और अश्योरेंसेस नहीं देगी तो कंट्री का फ्यूचर इज एट स्टेक। तो वही है। और इसमें ये पॉलिसी में एक मेजर प्रोविजन यही है कि ये सिक केयर की जगह अब वेलनेस पे कंसंट्रेट करें। मतलब जो बीमार है उनको ध्यान रखना है वो तो है ही, पर बीमारी प्रिवेंट करना वो भी जरूरी है। तो वो वेलनेस पे ये ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, वो अच्छा है। और इवन प्राइवेट सेक्टर को ये यूज करना चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के पास जो स्ट्रेंथ है वो नेशनल हेल्थ गोल्स अचीव करने के लिए यूज किए जाए, उसके लिए भी इसमें प्रोविजंस लाए गए। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी सितंबर 2016 में डायरेक्ट किया था सेंटर को कि आपको हेल्थ पॉलिसी के थ्रू गारंटी करना है कि हेल्थ सर्विसेज सबको मिले, पर वो इतना नहीं किया गया है। एटलीस्ट फॉर अंडर प्रिविलेज प्रोविजन स्पेशल प्रोविजन लाए जाएंगे, वो अश्योर किया गया है इस नेशनल हेल्थ पॉलिसी में। और जो टारगेट्स इन्होंने सेट किए वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो अंडर 5 मोर्टालिटी रेट के लिए 23 तक होना चाहिए, मतलब इन 1 ईयर हाउ मेनी डेथ्स टेक प्लेस। मोर्टालिटी मतलब डेथ्स। तो अंडर 5 चिल्ड्रन मतलब बच्चा जो 5 साल तक की एज को भी नहीं पहुंचा उसकी डेथ हो गई, तो वो डेथ्स इंडिया में 23 होनी चाहिए बाय 2025। तो ये टारगेट्स रखे गए। तो ये टारगेट्स और ईयर्स भी सबके अलग, आप देख सकते हैं 2020 है, 19 है। तो ये आपको डेट्स याद रखने की, ईयर्स याद रखने की भी जरूरत नहीं है और नंबर याद रखने की भी जरूरत नहीं। यूपीएससी ऐसा सवाल पूछेगा ही नहीं, तो ये कोई मेमोराइजिंग करने की कोई जरूरत नहीं होती है यूपीएससी के लिए। पर हाँ, अंडर 5 मोर्टालिटी रेट क्या होता है वो तो नाम से ही समझता है। MMR है मटरनल मोर्टालिटी रेट, मतलब डिलीवरी में मदर की जब डेथ हो जाती है तो उसको रिड्यूस करना है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मतलब बच्चा, तो अब अंडर 5 और इन्फेंट में क्या फर्क है ये आपको पता होना चाहिए। तो इन्फेंट इज बच्चा जो 1 साल तक का भी नहीं हुआ है, अंडर 1, मतलब उसकी फर्स्ट बर्थडे भी अब तक नहीं हुई है। तो इन्फेंट मोर्टालिटी मतलब फर्स्ट 1 साल होने से पहले ही डेथ हो गई, तो उसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। नियोनेटल मोर्टालिटी रेट मतलब कि जो नियोनेटल का डेफिनेशन होता है जब तक बच्चा 28 डेज का नहीं हो जाता, मतलब पैदा होने से 28 डेज के अंदर ही डेथ हो गई, तो उसको कहते हैं नियोनेटल मोर्टालिटी। तो ऑफकोर्स नियोनेटल मोर्टालिटी है तो उसको इन्फेंट में नहीं लिया जाएगा, इन्फेंट को अंडर 5 में नहीं लिया जाएगा, तो वो एक्सक्लूजन भी किए जाएंगे। और स्टिल बर्थ डेथ, स्टिल बर्थ मतलब बच्चा डेड पैदा होता है, तो वो सिंगल डिजिट होना चाहिए बाय 2025। तो ये सारे टारगेट्स है। इवन वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज करना चाहते हैं, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब ऑन एन एवरेज इंडियंस नेशनल्स क्या एज तक जीते हैं, तो ये 67.5 ईयर्स है एवरेज, तो इसको इंक्रीज करके 70 ईयर्स लाने का भी टारगेट है नेशनल हेल्थ पॉलिसी में। तो वही है। इवन रिसर्च, ट्राइबल मेडिसिन पे रिसर्च प्रमोट करने के लिए प्रोविजन है। पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर बनाया जाए हर स्टेट में, ये भी प्रोविजन किया गया है। पब्लिक हॉस्पिटल्स में एश्योरेंस होना चाहिए कि यूनिवर्सल एक्सेस मिलेगा, सबको एक्सेस मिलेगा ड्रग्स डायग्नोस्टिक टेक्निक्स के लिए, तो ये सारे प्रोविजंस लाए गए। इवन मेडिकल डिवाइसेस का क्वालिटी कंप्लायंस रेगुलेट किया जाए, ट्रिब्यूनल्स भी एस्टैब्लिश किए जाए, ऐसे भी प्रोविजन है कि रिड्रेसल, ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए जो कंप्लेंट्स है उनको ना उनको सुनने के लिए, उनको सुलझाने के लिए ट्रिब्यूनल्स भी एस्टैब्लिश किए जाए।
तो ये सारे फोकस एरियाज है नेशनल हेल्थ पॉलिसी में। फिर अगला न्यूज आइटम है जीएसटी लॉज रेडी फॉर असेंबलीज पार्लियामेंट। तो जीएसटी काउंसिल ने अब सेस भी अप्रूव कर लिया है कि सेस सीलिंग क्या होगी। तो सेस हमने पहले भी डिस्कस किया है, जीएसटी काउंसिल, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, ये कई बार हमने डिस्कस किया है। तो ये यहाँ पे मीटिंग्स इनकी होती है, ये जीएसटी रेट्स इन्होंने फाइनलाइज किया है, बिल्स भी फाइनलाइज हुए। जो 2 बिल्स पेंडिंग थे, हमने लास्ट टाइम देखा था कि 3 बिल्स फाइनलाइज हो चुके हैं जीएसटी लॉ के रिलेटेड, सेंट्रल जीएसटी, इंटरस्टेट जीएसटी और कंपेंसेशन के लिए, कंपेंसेशन टू बी पेड टू स्टेट्स। तो ये 3 तो हो गए फाइनलाइज। अब यूनियन टेरिटरी और स्टेट जीएसटी को भी प्रेजेंटली जीएसटी काउंसिल ने फाइनलाइज कर लिया है। तो इनमें से जो 4 बिल्स है वो पार्लियामेंट पास करेगी, और जो ये स्टेट जीएसटी का बिल है वो सारी लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट्स की पास करेगी। तो ये एक्सपेक्टेड है कि ये सब पास हो जाएंगे, और जीएसटी इंप्लीमेंट करने का जो टारगेट है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंप्लीमेंट करने का, वो है 1 जुलाई 2017। तो तब तक ये पास हो जाएंगे, वो एक्सपेक्टेड है। और ये जीएसटी काउंसिल ने जो और यहाँ पे सीलिंग्स फाइनलाइज की है, तो सेस जो है मतलब जो जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो टैक्सेशन रेट्स क्या हो गए, ये तो ऑलरेडी पहले फाइनलाइज हो चुका है जीएसटी काउंसिल में, और ये बिल में इनकॉर्पोरेट भी किया गया है। तो 4 टैक्स स्लैब्स है, थोड़े गुड्स हो गया वो 0 रेटेड है, मतलब उनके ऊपर टैक्सेशन आएगा ही नहीं। उनके अलावा फिर 4 टैक्स स्लैब्स है, 5%, 12%, 18% और 28%। तो जो 28% गुड्स जो है वो जनरली जो डीमेरिट गुड्स या सिन गुड्स बोलते हैं वो है, मतलब डीमेरिट मतलब जो जिनके लेने में फायदा नहीं है, एक्चुअली सिन है, गुनाह है। जैसे कि आप नो सोशल कॉस्ट है, उसका मतलब कि आपकी सोसाइटी पे अफेक्ट होता है उसका, आपके खुद के ना हेल्थ पे वगैरह अफेक्ट होता है, जैसे कि ड्रिंकिंग, स्मोकिंग वगैरह, गैम्बलिंग। सो ऑल दीज आर कॉल्ड डीमेरिट सिन गुड्स। तो इनको हाईएस्ट टैक्सेशन स्लैब में डाला गया 28%, और इन पे सेस भी लगेगा। तो ये सेस का कितना सीलिंग होगा, मैक्सिमम सेस कितना लगेगा, तो वो अभी जीएसटी काउंसिल ने अप्रूव किया है। तो हर कमोडिटी के लिए अलग अलग है। तो एरेटेड ड्रिंक्स है उनके लिए 15% सीलिंग है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर हेल्थ। फास्ट फूड वगैरह भी जैसे होता है। लग्जरी कार्स है उनपे भी 15% सीलिंग है। तो बाकी कमोडिटीज के लिए भी फाइनलाइज किया गया, टबैको के लिए, कोल के लिए। तो टोबैको में बीडीज को अभी टैक्स जीएसटी के बाहर रखा गया, बीडीज पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, पर बाकी सब टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, सिगरेट्स, च्यूइंग टोबैको, उनके ऊपर सेस भी फाइनलाइज किया गया, वो काफी हाई रेट पे, हम देखेंगे यहाँ पे नीचे। तो वो है। फिर ये सेस ऑन कोल, तो कोल, लिग्नाइट, पीट जो है, इनके ऊपर सेस जो लगा है, तो ये होगा ₹400 पर टन। तो यही जो एग्जिस्टिंग रेट है वही रहेगा ये। तो ये सब जीएसटी काउंसिल में अप्रूव हुआ है। नेक्स्ट मीटिंग जो होगी जीएसटी काउंसिल की वो मार्च 31 को है। तो बाकी जो ड्राफ्ट रेगुलेशन पेंडिंग है वो सामने आएगी, तो वो भी जब न्यूज में आएगा हम डिस्कस करेंगे। और ये है डीमेरिट गुड्स के बारे में भी आप देख सकते हैं, ड्रग्स, सिगरेट्स, अल्कोहल्स, इसमें सोशल कॉस्ट इन्वॉल्व है, सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और ये सेस जो भी अप्रूव किया गया, तो एरेटेड ड्रिंक्स 15%, लग्जरी व्हीकल्स भी 15% है, पर टोबैको प्रोडक्ट्स के लिए आप देख सकते हैं 290% तक ये जाता है, पान मसाला 135% तक, और कोल सेस 400 पर टन। और ये जो टैक्स स्लैब्स है जो फाइनलाइज किए गए हैं, तो 0 रेटेड भी है, जो थोड़े कुछ मतलब उनके ऊपर जीएसटी लगेगा ही नहीं, ये ऑलरेडी पहले ही फाइनलाइज हो चुका है, ये रिविजन के लिए सिर्फ याद आया है मैंने। तो 50% जो है कमोडिटीज जो कंज्यूमर प्राइस बास्केट में है सीपीआई में, जैसे कि फूड ग्रेन्स वगैरह, तो वो सारा 0 रेटेड है। बाकी जो मास कंजम्पशन के आइटम्स है, तो जैसे स्पाइसेस है, मस्टर्ड ऑयल है, तो 5% पे रखा है। प्रोसेस्ड फूड 12% कैटेगरी में, ये एग्जाम्पल दिया गया है, तो ये भी फाइनलाइज किया जाएगा कौन सी कैटेगरी में कितने कमोडिटीज होंगे। तो ये एग्जाम्पल के लिए इंडिकेटिव आइटम्स है, एक एग्जाम्पल के जैसे प्रोसेस्ड फूड को यहाँ डाला गया है। 18% सोप, ऑयल, टूथपेस्ट वगैरह के लिए है। व्हाइट गुड्स और कार्स 28% में आता है, लग्जरी कार्स, पान मसाला, टोबैको, एरेटेड ड्रिंक्स में इस पे सेस भी लगेगा। व्हाइट गुड्स क्या होते हैं, व्हाइट गुड्स मतलब जैसे कि वॉशिंग मशीन्स वगैरह, जो ये इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं बड़े जो होते हैं और जनरली व्हाइट कलर के होते हैं, तो इनको व्हाइट गुड्स बोला जाता है। फिर ये है रिगार्डिंग जीएसटी काउंसिल, सिर्फ रिविजन के लिए याद डाला है। तो जीएसटी काउंसिल हम कई बार देख रहे हैं, सब मीटिंग्स हो रही है। तो जीएसटी काउंसिल में सारे स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, या नॉमिनी जो भी एक स्टेट गवर्नमेंट भेजते हैं फाइनेंस रिलेटेड, और सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं। चेयरमैन इज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली,
वोटिंग पावर्स ऐसे डिवाइडेड है, स्टेट सारे मिला के इनको 2/3 वोटिंग पावर है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 1/3 वोटिंग पावर है। मिनिमम कोरम मतलब कितने लोग प्रेजेंट होने चाहिए कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो सके, तो वो है 50%, एटलीस्ट हाफ द पीपल होने चाहिए। और कोई भी डिसीजन लेने के लिए मेजोरिटी जो चाहिए वो है 3/4 मेजोरिटी, 3/4 लोग अप्रूव कर रहे हैं मेंबर्स तो ही वो होगा। लेकिन कई बार हमने देखे हैं, पहले भी डिस्कस किया कि कई सारे डिसीजन कंसेंसस से लिए गए, मतलब सबने अप्रूव किया। तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी यही अप्रोच है कि कंसेंसस लाया जाए। फिर अगला न्यूज आइटम है इंडस्ट्रीज गेट 6 months फॉर रेट्रोस्पेक्टिव ग्रीन नोट। तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने ये नया नोटिफिकेशन लाया है, तो एक 6 month विंडो दिया जाएगा। मतलब जो सारे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स है जो अभी फंक्शन कर रहे हैं लेकिन उन्होंने एनवायरमेंटल क्लियरेंस अभी तक नहीं लिया है, विदाउट दैट वो फंक्शन कर रहे हैं, तो उनको एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। तो एक्चुअली ये इंडस्ट्रियल ऑफेंडर्स है, उन्होंने गलत किया है, लॉ को नहीं फॉलो किया, तो उनके लिए वन टाइम विंडो है कि आप ये 6 महीने में एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए अप्लाई करके आप सर्टिफिकेट ले लो। तो ये जो होता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है, EIA, तो इसमें एनवायरमेंटल क्लियरेंस दिया जाता है। ये दिया जाए उसके बाद ही आप प्रोजेक्ट को फंक्शनिंग कर सकते हो, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। पर ये काफी सारे वायलेशंस के केसेस है, तो इसीलिए एनवायरमेंट मिनिस्ट्री कह रही है हम ये इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो वो ये भी जस्टिफाई कर रहे हैं कि पहले भी किया गया है, तो ये 2012 2013 में भी ऐसे नॉर्म्स लाए गए थे, लेकिन वो टाइम पे भी हाई कोर्ट ऑफ झारखंड जो था उन्होंने थोड़े प्रोविजंस को, इन ऑर्डर्स के थोड़े प्रोविजंस को नल एंड वाइड भी किया था कि ये एनफोर्सेबल नहीं होगी। तो वही है। तो अब ये भी जो है क्रिटिकल, तो क्रिटिसाइज तो किया जा रहा है, पर एक इनिशिएटिव लिया गया है, वो जस्टिफाई इसलिए कर रहे हैं कि ये तो प्रोजेक्ट्स तो फंक्शनिंग है, तो या तो प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए जाए या तो ये कंटिन्यू करेंगे पोल्यूशन करना। तो इससे अच्छा है कि ये एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेने की एक अपॉर्चुनिटी दी जाए। तो रेट्रोस्पेक्टिव मतलब कि उनको पहले ही ले लेना चाहिए था, तो बैक डेटेड ग्रीन सर्टिफिकेट उनको दिया जाएगा पहले से कि ग्रीन क्लियरेंस है। ये एक्चुअली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्चुअली रूलिंग दिया था कि ये पॉसिबल नहीं है कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस बाद में दी जाए, पोस्ट एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं दिया जा सकता क्योंकि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। प्रोसीजर सिर्फ एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन है जो 2006 का, उसमें यही कि प्रायर लिया जाता है, पहले ही लिया जाता है एनवायरमेंटल क्लियरेंस, बट अब एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन ही लेकर आए हैं, तो वही यहाँ पे मेंशन किया गया है। वो ये भी कह रहे हैं कि जो ये सारे प्रोजेक्ट्स इसका वन टाइम अपॉर्चुनिटी का फायदा लेंगे और जो अप्लाई करेंगे उनको ग्रेड ए में डाला जाएगा। तो ये ग्रेड ए में डाला जाएगा मतलब उनके ऊपर सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल जो स्क्रूटिनी का होता है एनवायरमेंट क्लियरेंस देने के लिए, वो उनपे लागू होगा। तो वो है ग्रेड ए ग्रेड बी, दो ही ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड ए में ज्यादा स्क्रूटिनी होती है, बी में नहीं। तो ये एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में है। तो ये इंडिया में 1970 से इनिशिएटिव लिया गया है, 1994 में नोटिफिकेशन भी आया इस पे, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स प्रोसेसेस को एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना जरूरी हो गया। और जो 2006 में ये नया नोटिफिकेशन आया EIA का, उसके अंदर प्रोविजंस ऐसे लाए गए कि ट्रांसपेरेंट डिसेंट्रलाइज्ड रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाया जाए। तो उसके लिए जो है एक प्रोविजन तो ये है कि आपको ये एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स प्लानिंग स्टेज में इंश्योर करना है कि आपके प्रोजेक्ट में हो, ताकि एनवायरमेंट ज्यादा अफेक्ट ना हो, तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट ना हो ज्यादा नेगेटिव। और दूसरा है कि पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस इसमें होना चाहिए, मतलब जो भी स्टेक होल्डर्स है, जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल वगैरह भी है, तो उनके साथ कंसल्टेशन करना चाहिए, पब्लिक कंसल्टेशन होना चाहिए, तो वो भी मैंडेटेड है इसमें EIA में। और जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है उनका भी इम्पैक्ट पोटेंशियल देखना चाहिए कि कितना इम्पैक्ट होगा एनवायरमेंट पे, पॉजिटिव नेगेटिव, रादर देन जस्ट इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया पे वो नहीं होना चाहिए। तो वो है। और कैटेगराइजेशन जो अभी हमने लास्ट डिस्कस किया, ग्रेड ए ग्रेड बी कैटेगरी होगी कि कितना इम्पैक्ट पोटेंशियल है उनका, वैसे उनका स्क्रूटनी किया जाए। फिर अगला न्यूज आइटम है कैग पुल्स अप IT डिपार्टमेंट ऑन शेल कंपनीज। तो ये एक्चुअली कैग रिपोर्ट सामने आया, उसमें उन्होंने कहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो महाराष्ट्र सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट फाइंडिंग्स थी कि थोड़े ये ट्रांजैक्शंस जो हो रहे हैं इसमें कुछ गड़बड़ी है, वो सामने लाया गया था कि यहाँ पे शायद ये शेल कंपनीज या गलत तरीके से ट्रांजैक्शंस बताए जा रहे हैं, एक्चुअल ट्रांजैक्शंस हो नहीं रहे। तो ये सारे जो स्क्रूटनी एक्चुअली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करनी चाहिए थी, तो उन्होंने की नहीं, तो ये उस बारे में है। तो इस वजह से गवर्नमेंट एक्सचेकर को नुकसान होता है, गवर्नमेंट को जो टैक्स, एक्चुअली वो टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहे थे, तो ये टैक्स क्रेडिट क्लेम करना उनका जो था, इसमें गड़बड़ी जो थी वो हाईलाइटेड थी, तो उनको एसेस क्यों नहीं किया? तो ये वही कह रहे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक भी स्क्रूटिनी नहीं की जो ये सारे थे उनके ऊपर। तो ये
इसलिए वो कह रहे हैं कि ये जो शेल कंपनीज है उनके अगेंस्ट स्टेप्स लेना जरूरी है, वरना ये तो फिर रेगुलर हो जाएंगे फीचर्स। तो वही है। तो इस पे एक्चुअली फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रहे हैं कि ये तो बोगस कंपनीज है, बोगस सेल्स है, तो परचेजेस भी बोगस है, तो इसमें रेवेन्यू लॉस क्या होगा? कुछ नहीं, ना कुछ हो रहा है, ना कुछ आ रहा है जा रहा है, तो रेवेन्यू लॉस कुछ नहीं है। तो ऐसा उन्होंने कैग को कहा है। तो एक्चुअली कैग इज फेमस कि जब भी ऐसा कुछ होता है, जब टैक्स इवेजन हो रहा है या कोई गलत चीज हो रही है, तो वो लॉसेस का एस्टिमेट लगाते हैं कि इस वजह से कितना लॉस हुआ। तो जो मेजर मेजर स्कैम्स आए हैं कांग्रेस रूल के टाइम पे, यूपीए रूल के टाइम पे, जैसे कि कोल ब्लॉक अलोकेशन में, तो कोल स्कैम जो था, तो उसके अंदर कैग ने कहा था कि अराउंड 1.86 लाख करोड़ का एक्सचेकर को नुकसान हुआ है। तो इतने लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है। तो क्यों नुकसान हुआ? उसमें कोल अलोकेशन में ये था कि गवर्नमेंट ने बिडिंग नहीं लगा किया, ऑक्शन नहीं किया था, बल्कि उन्होंने ऐसे ही अलोकेट कर दिया था। तो अगर ऑक्शन होता तो ज्यादा बिडिंग होती तो ज्यादा पैसा आता। तो ये एस्टिमेट लगाया जाता है कि पैसा कहीं है नहीं, मगर क्योंकि आप ये करते तो इतना फायदा होता, अब नहीं हुआ तो वो सारा लॉस ही हुआ ना। तो वो ऐसे एस्टिमेट्स कैग लगाती है। तो इसीलिए यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री डिफेंस मोड में वो कह रहे हैं, क्योंकि कैग यहाँ पे भी एस्टिमेट करे कि रेवेन्यू लॉस हुआ है, तो वो कह रहे कि नहीं, कोई रेवेन्यू लॉस नहीं हुआ है। तो वो है। तो ये हवाला ट्रांजेक्शन थे एक्चुअली, जिससे ये पेमेंट्स किए गए, जो बोगस बिल्स वगैरह थे। तो ये हवाला जो थे, हवाला क्या होता है कि पेमेंट्स किए जाए, मतलब ये मेंशन किया है, मनी ट्रांसफर किया जाता है विथ मतलब फेथ इन द पर्सन। तो हवाला जनरली इंटर स्टेट या इंटर कंट्री वगैरह जो होते हैं ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे मतलब जो एंटिटी है, हवाला ऑपरेटर है जो, उन वो पेमेंट कर लेते हैं और ये अश्योरेंस उनको होता है कि आपको पैसा मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे कोई टैक्सेशन का एस्पेक्ट नहीं आता, कोई पेपर ट्रेल नहीं होता है कि किसको कितना पेमेंट दिया गया, कोई ट्रैक नहीं रखा जाता मनी का ना। तो ये एक्चुअली जनरली क्रिमिनल्स वगैरह ज्यादा यूज करते हैं इस हवाला रूट को। तो ये हवाला ऑपरेटर्स ही थे जिन्होंने ये ट्रांजेक्शन किया था, और ये इनपुट टैक्स क्रेडिट मांग रहे थे, ये यहाँ पे मेंशन है। तो ये हवाला ऑपरेटर्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया गया था। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो 1333 करोड़ का उन्होंने क्रेडिट पास किया इन 3 years, तो ये 3 साल में इतना टैक्स क्रेडिट है। तो एक्चुअली उनके जो टैक्स इनवॉइसेस थे वो सारे फेक थे, और ये पेमेंट्स उन्होंने एक्चुअली इस पे चेक और बैंक ट्रांसफर से किया था, तो ऐसे लगे कि जेन्युइन है। पर जो ये ट्रांजेक्शन हुए उसके बाद में फिर से ये पैसा वापस अकाउंट में डाल दिया गया। तो वही है। तो इसीलिए यहाँ पे स्क्रूटिनी करनी जरूरी थी, जो नहीं की गई। तो वही हाईलाइट किया जा रहा है। तो ये कैग की रिपोर्ट है। और शेल कंपनीज को कई बार कैग ने भी हाईलाइट किया है। तो ये कंपनीज जो होती है सिर्फ पेपर पे होती है, इसीलिए बनाई जाती है कि टैक्स इवेजन हो सके। तो इनके पास ना कुछ उनका एसेट्स होता है, ना कोई ऑपरेशन एक्चुअली हो रहा है, तो फिजिकल प्रेजेंस मिनिमल होता है। सच में वो कुछ कंपनी नहीं होती है, सिर्फ इसीलिए बनाई जाती है कि वो टैक्स बेनिफिट्स ले सके। और अगला न्यूज आइटम है, इंडस कमिश्नर्स टू मीट इन लाहौर दिस वीक। तो इंडिया और पाकिस्तान के इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जो कमिश्नर्स अपॉइंट करने होते हैं, वो अभी मीटिंग अब होगी लाहौर में। तो ये उरी टेरर अटैक्स के बाद पहली मीटिंग होगी, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये एक्चुअली हर साल एटलीस्ट वंस अ ईयर इनकी मीटिंग मैंडेटेड है अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। और ये उरी टेरर अटैक्स के बाद इंडिया ने कहा था, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को भी रिव्यू करेंगे, प्रोविजंस को, कि हम इसके साथ रहना चाहते हैं कि क्या। तो एक्चुअली वो एक थ्रेट ही था, कुछ स्टेप्स नहीं लिए गए थे, सिर्फ स्टेटमेंट आया था वो। तो इंडस वाटर ट्रीटी इज एक्चुअली वन ऑफ द सक्सेसफुल ट्रीटीज जो इम्प्लीमेंट हुई है इंटरनेशनली। तो ये बायलैटरल ट्रीटी एक्चुअली बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और बीच में है, इसमें मेन एंटिटी है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ब्रोकर ट्रीटी इसको कहा जाता है। तो इसके अंदर जो पहले 3 रिवर्स है, इंडस, झेलम और चेनाब, तो इसके ऊपर मेजर शेयर जो है पाकिस्तान का है, और रावी, बियास, सतलेज, बाकी 3 रिवर्स जो है इंडस की, इंडस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज, तो बाकी 3 इंडिया का मेजर शेयर है। और बाकी रिवर्स जो है उनपे भी मतलब एक दूसरे की रिवर्स पे भी कंट्रीज अपना प्रोजेक्ट्स लॉन्च इनिशिएट कर सकती है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं, तो वो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। तो थोड़े उसके अंदर नॉर्म्स प्रोविजंस है, और कोई भी डिस्प्यूट हो तो उसको रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे वही बायलैटरल प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के लिए कमिश्नर्स को एटलीस्ट वंस अ ईयर मिलना चाहिए। तो वही अब मीटिंग होगी। फिर अगला न्यूज आइटम है, यूएस लॉ मेकर्स बैक ग्रीन कार्ड्स फॉर स्टेम ग्रेजुएट्स। सो स्टेम का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स।
तो जो इन फील्ड्स में ग्रेजुएशन करते हैं उनको ग्रीन कार्ड्स देना चाहिए, ऐसा यूएस सेनेटर्स कह रहे हैं। मतलब यूएस का अपर हाउस सेनेट है, उसके मेंबर्स को सेनेटर्स कहते हैं। तो ये एक्चुअली परमानेंट रेसिडेंसी होती है, ग्रीन कार्ड मतलब परमानेंट रेसिडेंसी। और उसके बाद 5 साल तक वो होते नॉर्म्स होते हैं कि 5 साल तक आप रहो वगैरह, तो आपको सिटीजनशिप भी मिल जाती है अमेरिका की। तो ये वो प्रपोजल दे रहे हैं, क्योंकि H1B वीजा एक्चुअली इजी है, ग्रीन कार्ड अक्वायर करना और डिफिकल्ट है। तो H1B वीजा जनरली और लोग ट्राई करते हैं कि H1B वीजा मिले, जो हालांकि वो भी डिफिकल्ट है, पर उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट ग्रीन कार्ड मिलना है। तो ये स्टेम ग्रेजुएट्स के लिए ग्रीन कार्ड को एंडोर्स कर रहे हैं। तो ये प्रपोजल इसीलिए वो रख रहे हैं क्योंकि अभी भी जो है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के जो आइडियाज है, तो इमिग्रेशन को मेरिट बेस्ड करने का प्लान है उनका। मेरिट बेस्ड मतलब कि वो कुछ फायदा होगा उनके इमिग्रेशन से यूएस को, जितना ज्यादा फायदा हो उसी को वो ना चूज करे। तो ये स्टेम ग्रेजुएट्स यूएस में कम है और ये उनको वेलकम करने के लिए ये इनिशिएटिव लेना जरूरी है, ऐसे ये सेनेटर्स कह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जो है यूएस में जो स्टूडेंट्स है, तो टॉप मोस्ट कंट्री जहां से वो आते हैं वो चाइना है, सेकेंड कम्स इंडियंस। तो अराउंड 1,32,000 इंडियन स्टूडेंट्स है वहां पे, और इनमें से 80% स्टेम ग्रेजुएट्स, स्टेम स्टूडेंट्स है। तो हमारे लिए फायदेमंद होगा अगर ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया जाता है तो। और H1B वीजा है, उसके लिए भी अभी जो ये साल का राउंड स्टार्ट हो रहा है, हमने पहले भी डिस्कस किया था न्यूज में, तो ये लॉटरी सिस्टम से होता है एक्चुअली। तो ये भी प्लान है कि इसको लॉटरी सिस्टम को भी मे बी चेंज किया जाए, ऐसा स्पेक्यूलेशन है। लॉटरी मतलब कि 85,000 H1B वीजाज दिए जाते हैं हर साल, और इसमें अप्लाई करने वाले एक्चुअली 3 गुना होते हैं, तो सबको नहीं मिल सकता। तो सिलेक्ट कैसे किया जाता है? लॉटरी सिस्टम से, क्या ऐसे ही किसी का भी निकाल लिया। तो इसको रिप्लेस किया जाए, क्या मेरिट बेस्ड किया जाए, वो भी हो सकता है। तो वो है। और H1B वीजा के लिए भी गवर्नमेंट ने, अभी यूएस गवर्नमेंट ने काफी स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स किए, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इंडियन आईटी इंडस्ट्री से कह रही है कि वो खुश नहीं है, इससे उनका फंक्शनिंग अफेक्ट होगा और यूएस को भी इससे नुकसान होगा, ये भी उन्होंने हाईलाइट किया। फिर अगला न्यूज आइटम है यूएस ट्रेड नॉमिनी फॉर अग्रेसिव स्टेप्स ऑन आईटी। तो अब जो नए यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट, यूएस से अब अग्रेसिव मेजर्स यूज करेंगे, स्ट्रांगली एंडोर्स करेंगे, ताकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है इंडिया में यूएस कंपनीज के, वो प्रोटेक्ट कर सके। तो ऑलरेडी इंडिया को यूएस ने प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में डाला है। मतलब यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के एनुअल रिपोर्ट में इंडिया हमेशा प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में आती है कि यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अपहोल्ड नहीं किए जाते, यहाँ पे प्रायोरिटी एरिया ही ऐसे। तो इंडिया के पेटेंट एक्ट जो है उसके अंदर जो सेक्शन 3D है, इनसे जनरली यूएस को प्रॉब्लम है। और दूसरा है कंपल्सरी लाइसेंसिंग नॉर्म, तो वो कहते हैं कि ये अमेरिकन कंपनीज के लिए काफी हार्श है। तो सेक्शन 3D जो है वो इंडियन पेटेंट एक्ट में इसीलिए डाला गया है ताकि एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स ना हो, कि हर बार पेटेंट को एक्सटेंड किया जाए, ऐसा ना हो। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो यूएस की है वो कहते हैं कि इसमें हमको नुकसान होता है, क्योंकि एक्चुअली है इसलिए कि अगर कोई एक प्रोडक्ट बनाया गया, उसके लिए पेटेंट अप्लाई किया गया, पेटेंट दिया गया, तो ड्रग्स के लिए सब जो एग्जाम्पल पेटेंट दिया गया, अब वो पेटेंट एक्सपायर हो जाएगा। तो एक्सपायर होने के बाद वो कंपनी ये करती है कि कुछ नया उसमें थोड़ा डाल दिया, तो अब कुछ नया बन गया, तो उसके लिए पेटेंट अप्लाई करते हैं। तो ऐसे मतलब वो चाहते हैं कि हर बार उनको पेटेंट एक्सटेंड ही होता जाए। तो ये इसलिए ये सेक्शन 3D कहते हैं कि अगर कुछ नया बना है, नया फॉर्म है, कोई नॉन सब्सटेंस का नया फॉर्म है, लेकिन उससे एफिकेसी कुछ इंक्रीज नहीं होती, मतलब कोई बेटर, उसका बेटरमेंट कुछ ज्यादा नहीं है, उसका इफेक्ट वैसे ही है, तो फिर इसको पेटेंट नहीं दिया जाएगा। तो जिस्ट यही है। तो इसको वो इसके अगेंस्ट वो स्टेप्स लेते कि ये एक्चुअली ट्रिप्स कंप्लायंट नहीं है। तो WTO में जो ट्रिप्स है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए जो अग्रीमेंट है, वो कंप्लायंट नहीं है, ऐसे वो कहते हैं यूएस। और दूसरा है कंपल्सरी लाइसेंसिंग। तो ये है कंपल्सरी लाइसेंसिंग भी, एक्चुअली ये भी ट्रिप्स कंप्लायंट है और कंपल्सरी लाइसेंसिंग भी ट्रिप्स कंप्लायंट है। इंडिया ने हमेशा यही मेंटेन किया। तो कंपल्सरी लाइसेंसिंग प्रोविजन है ऑलरेडी ट्रिप्स में। तो कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्या होता है कि अगर कोई कंपनी को पेटेंट दिया गया है, अभी समझो इंडिया ने एक कंपनी को पेटेंट दिया है, जो फर्स्ट एग्जाम्पल भी था जहाँ बेयर कंपनी थी, फार्मास्यूटिकल कंपनी, तो इसको पेटेंट दिया गया था, इसका नेक्सवा ड्रग है, इसके लिए पेटेंट दिया गया है। अब पेटेंट देने के बाद जब पेटेंट अलाइव है, पेटेंट एप्लीकेबल है, तो पेटेंट है मतलब वही कंपनी वो प्रोडक्ट बना सकती है और कोई कंपनी वो ड्रग नहीं बना सकती। तो अब पेटेंट लाइव है, तभी ही गवर्नमेंट ने किसी और को भी लाइसेंस दे दिया कि आप इसका जेनरिक वर्जन बनाओ।
तो ये गवर्नमेंट कब कर सकती है, जब क्राइटेरिया कोई फुलफिल होते हैं, जैसे कि अगर प्राइसेस काफी ज्यादा है, लोगों को ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज के लिए ड्रग है, ये लिवर कैंसर का ड्रग है नेक्स्ट सवाल, तो अगर ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज का ड्रग लोगों को एक्सेसिबल नहीं है, काफी हाई प्राइसेस की, तो इन केसेस में कंपल्सरी लाइसेंस भी दिया जा सकता है। तो वो गवर्नमेंट ने किया था, नैटको को कंपल्सरी लाइसेंस दिया था, ये 2012 में इंडिया का फर्स्ट कंपल्सरी लाइसेंस दिया गया था फार्मास्यूटिकल कंपनी का ये। तो ये ऐसे केसेस, ऐसे प्रोविजंस के अगेंस्ट भी यूएस अपना वॉइस रेज करती है कि ये डब्ल्यूटीओ कंप्लायंट नहीं, हालांकि है। फिर अगला न्यूज आइटम है, स्टार्टअप फर्म्स में सून फाइंड इट इजी टू वाइंड अप। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन है, इन्होंने ये नोडल अथॉरिटी है स्टार्टअप्स के लिए, जो इंडिया ने स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव भी लॉन्च किया है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, तो ये प्रोग्राम का भी नोडल बॉडी, हेड बॉडी जो है वो डीआईपीपी है डिपार्टमेंट। तो इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को लिखा है कि स्टार्टअप्स को फास्ट ट्रैक फॉर्म्स का टाइटल दिया जाए, टैग दिया जाए, नोटिफाई किया जाए। तो ये अगर फास्ट ट्रैक फॉर्म्स का टैग मिलता है तो ऐसे बिजनेसेस को 90 डेज में वाइंड अप करने के लिए वो कर सकते हैं, उनको अलाउड है। तो यही इसीलिए वो चाहते हैं कि ये प्रोविजन लाया जाए। तो जो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम है उसमें भी ये प्रोविजन लाया गया था, मेंशन किया गया था कि 90 डेज में इनका रैप अप हो सके। और स्टार्टअप के ऊपर ये रिपोर्ट भी रिसेंटली जो आई थी उसमें भी यही एम्फसाइज किया गया कि स्टार्टअप्स को अर्ली वाइंडिंग अप भी अलाउ करना चाहिए। तो ये भी एक फैसिलिटेशन है कि स्टार्टअप्स को एनकरेज किया जा रहा है कि वो इजीली वाइंड अप भी कर सकते हैं। तो ये नेशनल इंटरनेशनल नॉर्म्स भी जो है, जो मेजर डेवलप्ड कंट्रीज में, वहां पे भी यही किया जाता है, स्टार्टअप्स इजीली वाइंड अप किए जा सकते हैं। तो वो यहाँ पे भी लाया जाने के लिए स्टेप लिया जा रहा है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एक्चुअली अप्रूव करेगी, उनको ऊपर ही, उनको ही अथॉरिटी है, ये वाइंडिंग अप कंपनीज वो करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो उनके लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो ये स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया स्कीम भी, जो ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था 2016 में, तो अब 1 साल ऊपर हो चुका है इसको। तो इसके अंदर 10,000 करोड़ का कॉर्पस फंड बनाया गया था स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए। उनको टैक्स एग्जेम्पशन दिया गया स्टार्टअप्स को, पहले 3 साल तक उनको कोई टैक्स नहीं भरना है। पेटेंट अगर वो रजिस्टर करते हैं तो उसकी फीस में भी 80% रिडक्शन किया गया। इवन ग्रुप ऑफ लॉयर्स बनाया गया कि कोई भी पेटेंट रिलेटेड प्रॉब्लम हो उनकी स्टार्टअप्स की, तो वो ये फ्री में ये रिजॉल्व करेंगे। इवन लेबर लॉज, एनवायरमेंट लॉज के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन, आप खुद ही सर्टिफाई कर लिए, वो इम्पोर्टेंट है, कोई इंस्पेक्शंस नहीं किए जाएंगे। तो वही है, स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन इजी किया गया, और वही है, वाइंडिंग अप भी 90 डेज में, क्लोजिंग बिजनेस भी फैसिलिटेट किया जाए, ऐसा भी है। तो ये सब स्टेप्स लिए गए ताकि स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जा सके। लेकिन 1 साल बाद भी अगर आप देखो तो स्टार्टअप्स जो है, सिर्फ 552 स्टार्टअप्स अब तक सिलेक्ट हुए अंडर दिस इनिशिएटिव, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। हालांकि काफी ने अप्लाई किया था, सर्टिफिकेशन काफी को चाहिए थी स्टार्टअप्स को, पर सबको ये स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के प्रोविजंस के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है स्टार्टअप्स का, तो वही है कि एक तो प्राइवेट लिमिटेड पार्टनरशिप हो या फर्म हो, और 5 इयर्स से ज्यादा एज ना हो उसकी, मतलब नया बिजनेस है, नया स्टार्टअप, मतलब अभी अभी स्टार्ट हुआ है, मतलब 5 इयर्स से कम उनकी एज हो। टर्नओवर के ऊपर भी लिमिट है कि 25 करोड़ से ज्यादा कोई भी फाइनेंशियल ईयर में उनका टर्नओवर ना हो, तो नया नया बिजनेस है। और इनोवेटिव हो, मतलब कोई तो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ऐसी कोई फील्ड में वो प्रोडक्ट, कुछ सर्विस लॉन्च कर रहे, उस फील्ड में हो, उस पर वर्क कर रहे हो, तो उनको स्टार्टअप का डेजिग्नेशन दिया जा सकता है। फिर अगला न्यूज आइटम है, न्यूजीलैंड रिवर गेट्स लीगल स्टेटस एज अ पर्सन। तो ये न्यूजीलैंड की रिवर है वांगान्यू, और ये माओरी ट्राइब है यहाँ पे, वो उसको रिवर करते हैं, मतलब उसको गॉड की तरह उनको पूजते हैं। तो ये रिवर को न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट ने एक लॉ पास करके लीगल पर्सन का स्टेटस दिया है। तो ये एक्चुअली लीगल एंटिटी है, अब कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स करने होंगे लॉ कोर्ट में, तो ये एक एंटिटी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिवर एक केस इनिशिएट कर सकती है, ऐसे उसको लीगल स्टेटस दिया गया है। वर्ल्ड का फर्स्ट केस माना जाता है जहाँ पे एक रिवर को लीगल पर्सन का स्टेटस दिया गया है बाय पार्लियामेंट। और लास्ट न्यूज आइटम है, यूके ग्रांट्स डॉक्टर्स फर्स्ट लाइसेंस टू क्रिएट 3 पैरेंट बेबीज। तो ये 3 पैरेंट बेबीज जो है ये दिया गया है फॉर माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस। तो अगर माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस से सफर कर रही है फीमेल, तो फीमेल एग में ये माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज इससे इनहेरिट होता है आगे, जो बच्चा पैदा होगा उसमें, तो ये ना हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए माइटोकॉन्ड्रियल प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक होती है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो ये अप्रूव किया गया अभी यूके
फर्टिलिटी रेगुलेटर जो है उन्होंने अप्रूव किया है कि डॉक्टर्स यहाँ पे उनको अलाउ किया जाएगा 3 पेरेंट आईवीएफ टेक्निक, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब कि ये लैब में फर्टिलाइजेशन किया जाएगा। तो टेस्ट ट्यूब बेबीज जो कहते हैं वो है आईवीएफ, तो वो यहाँ पे अलाउ किया गया। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज जो होती है वो फेटल होती है, मतलब इससे डेथ्स भी हो सकती है। तो इनसे काफी सारी दिक्कतें आती है, जैसे हार्ट प्रॉब्लम्स, लिवर फेलियर, ब्रेन डिसऑर्डर्स, ब्लाइंडनेस या इवन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मतलब मसल्स काम नहीं कर रहे ऐसे। तो ये सब डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए ये टेक्निक यूज की जाती है। तो इसमें क्या होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब एक कपल है तो ये एग सेल्स फीमेल से लिए जाएंगे, स्पर्म सेल्स मेल से लिए जाएंगे, और ये फर्टिलाइजेशन होता है इन विट्रो, मतलब कि लैब फर्टिलाइजेशन किया जाता है इनका। तो इसमें जो फीमेल में अगर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एबनॉर्मल है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आप पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, तो हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो यहाँ पे एटीपी मैन्युफैक्चर होता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो यूनिट है, एनर्जी यूनिट है। तो ये सेल फंक्शनिंग के लिए, बॉडी फंक्शनिंग के लिए एनर्जी जो चाहिए होती है ये यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जब डिफेक्ट होगा तो ये एक्स सेल में से माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आना चाहिए। तो इसलिए क्या किया जाता है कि एक हेल्दी डोनर है, ये डोनर फीमेल है, तो ये डोनर का एग लिया जाता है और दोनों को फर्टिलाइज किया जाता है, दोनों एग्स को लैब में फर्टिलाइज किया जाता है। और फिर इसमें से जो ये डीएनए मटेरियल है, न्यूक्लियस जो है, डीएनए जहाँ पे न्यूक्लियर डीएनए पूरा निकाल दिया जाता है, और इसमें से न्यूक्लियर डीएनए निकाल दिया जाता है और इसमें डाला जाता है। इसको तो डिस्कार्ड कर दिया, ये यूज किया इसका न्यूक्लियर डीएनए यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो है एबनॉर्मल है माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसको नहीं यूज किया गया, यहाँ पे इसमें डीएनए डाला गया, तो इसका जेनेटिक कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। और ये फिर 3 पेरेंट्स तो है, और फिर ये जो है इसको वूम में डाला जाता है, प्रेगनेंसी होती है और फिर बच्चा पैदा होता है। तो दैट इज कॉल्ड 3 पेरेंट बेबी। तो ये इसके लिए अप्रूवल दिया गया। ये पहली बार वर्ल्ड में 2016 में ये किया गया मेक्सिको में, तो अलाउड नहीं होता है। तो यूएस डॉक्टर्स ने ये मेक्सिको में, यहाँ पे जॉर्डन के कपल थे उनके ऊपर ये ट्रीटमेंट किया और ये सक्सेसफुल हुआ है। तो अब ये यूके डॉक्टर्स को भी इसके लिए लाइसेंस दिया गया है कि ये कर सके वो 3 पेरेंट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मतलब कि लैब में फर्टिलाइजेशन होगा, मेल स्पर्म्स और फीमेल एग्स इनका फर्टिलाइजेशन लैब में हो, और फिर वो एम्ब्रियो को फीमेल की बॉडी में वोम में इंजेक्ट किया जाता है और फिर प्रेगनेंसी होती है और बच्चा पैदा होता है। तो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक अप्रूव की गई। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।